कभी कभी इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो किसी जमीन का सिर्फ नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी तकदीर बदल कर रख देते हैं। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के बस उसी एक अहम मोड़ को समझने वाले हैं, जब बाहर से आई ताकतों ने भारत को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। देखिए, सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप अरे भाई सोने, मसालों और तहजीब का एक जीता जागता खजाना था। ये जो नक्शा है ना, ये उसी दौर के भारत को दिखाता है। एक ऐसी जमीन इतनी अमीर कि उत्तर पश्चिम से उठने वाली हर नजर बस खिंची चली आती थी, और बस एक बहुत बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो सवाल ये है कि भाई होता क्या है जब तलवारें और बड़े बड़े इरादे लेकर नए ताकतवर हमलावर इस सोने की चिड़िया पर अपनी नजरें टिका देते हैं। बस इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है हमारी आज की पूरी कहानी। तो इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो शुरू होता है तुर्क आक्रमणों से। चलिए मिलते हैं उन शुरुआती सुल्तानों से जिनकी आंखों में हिंदुस्तान की दौलत बुरी तरह चमक रही थी। तो सीन में एंट्री होती है यामिनी वंश की, जिन्हें हम और आप गजनवी वंश के नाम से ज्यादा जानते हैं। इन्होंने गजनी में अपनी एक ऐसी धाक जमाई, एक ऐसा पावर सेंटर बनाया जो जल्द ही अपनी सरहदों से बाहर निकलने वाला था। इस फैमिली ट्री में देखिए कैसे सत्ता अल्पतगीन से सुबुक्तगीन और फिर उसके सबसे मशहूर बेटे महमूद गजनवी तक पहुंची। अब ये जो महमूद गजनवी था वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो एक नई पहचान बना रहा था। उसने सुल्तान का टाइटल अपनाया और ऐसा करने वाला वो पहला शासक था। ये सिर्फ कोई नाम नहीं था, ये एक ऐलान था जिसे बगदाद के खलीफा से भी मंजूरी मिली थी। मतलब इस्लामिक दुनिया में एक नई आज़ाद शक्ति का उदय हो चुका था। और सुल्तान की इसी नई ताकत के साथ भारत पर हमलों का एक ऐसा लंबा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था महमूद गजनवी और उसके बेहिसाब इरादे। महमूद की नज़रें हिंदुस्तान पर थीं और उसका इरादा फौलादी था। इतिहासकार हेनरी इलियट बताते हैं कि 1001 से 1027 के बीच, यानी सिर्फ 26 साल के अंदर, उसने भारत पर एक दो नहीं पूरे 17 बार हमले किए। सोचिए, 17 बार! ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक जुनून था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये उसके हमलों की पूरी दास्तान कहती है। 1001 में जयपाल पर पहली बड़ी जीत, फिर 1025 में सोमनाथ मंदिर पर वो भयानक हमला। एक पैटर्न बिल्कुल साफ है, हर कुछ साल में एक बड़ा हमला, हर बार थोड़ा और अंदर, और हर बार पहले से ज्यादा तबाही। ये उत्तर भारत पर एक सोचा समझा लगातार चलने वाला हमला था। ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि महमूद के हमलों का निशाना क्या था। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के वो अमीर मंदिर और राज्य। उसके इरादे दो थे और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। पहला, भारत की बेशुमार दौलत को लूटना, और दूसरा, जिसे वो इस्लाम की जीत के तौर पर देखता था। अब लूट का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस एक मिसाल से समझिए। सिर्फ सोमनाथ मंदिर से महमूद ने करीब करीब 20 लाख दिनार के बराबर की दौलत लूटी थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक ऐसा खजाना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि महमूद गजनवी की कहानी बस एक लुटेरे की कहानी है, तो रुकिए, ये आधा सच है। उसकी विरासत इससे कई ज्यादा पेचीदा और विरोधाभासों से भरी है। विडंबना देखिए, भारत से लूटे गए उसी पैसे का इस्तेमाल करके महमूद ने गजनी को ज्ञान और कला का एक बड़ा सेंटर बना दिया। अलबिरूनी, फिरदौसी, उतबी, उस दौर के बड़े बड़े विद्वान और शायर उसके दरबार की शान हुआ करते थे। तो मतलब एक तरफ वो एक विध्वंसक था, तो दूसरी तरफ एक निर्माता भी। महमूद की बात करीब 150 साल तक एक खामोशी सी छाई रही, लेकिन फिर उत्तर पश्चिम से एक नया तूफान उठा, और इस बार जो चेहरा सामने आया उसका मकसद महमूद की तरह सिर्फ दौलत लूटना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करना था। इन दोनों के बीच का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ महमूद गजनवी, मकसद दौलत और लूट। दूसरी तरफ मोहम्मद घोरी, मकसद एक पक्का साम्राज्य। एक की स्ट्रैटेजी थी लूटो और निकलो, तो दूसरे की थी जीतो और राज करो। गोरी का हर एक कदम बिल्कुल नपातुला था। इस नक्शे पर देखिए, उसने कैसे एक एक करके भारत में घुसने के सारे दरवाजे अपने कब्जे में लिए। 1175 में मुल्तान, फिर 1186 में लाहौर। वो सिर्फ हमले नहीं कर रहा था, वो तो अपनी सप्लाई लाइन और जरूरी रास्तों पर पकड़ बना रहा था।
ये एक बड़ी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही थी। और अब इस शतरंज के खेल का आखिरी फाइनल मुकाबला होना तय था। कहानी अब उन बड़ी लड़ाइयों पर आ पहुंची है जिन्होंने सिर्फ किसी एक राजा या सल्तनत का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का भविष्य लिख दिया। गोरी के इन बड़े बड़े इरादों के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़े थे दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान। ये टेबल दो महाशक्तियों की टक्कर की कहानी बयां करती है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी की सेना मैदान छोड़कर भाग गई, लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी एक ज्यादा बड़ी और बेहतर तैयारी के साथ लौटा और उसने पासा पलट दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई में उसकी जीत ने उत्तर भारत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। तो इन सारी लड़ाइयों, इन जीतों और हार का आखिर नतीजा क्या निकला? इन आक्रमणों ने भारत पर आखिर क्या असर छोड़ा? साल था 1206। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। गजनी वापस लौटते हुए मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। एक साम्राज्य बनाने वाले का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी मौत ने एक नए साम्राज्य के जन्म का रास्ता तैयार कर दिया। गोरी के इतने बड़े साम्राज्य को उसके सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में बांट दिया गया। याल्दोज को गजनी मिला, कोबाचा ने मुल्तान संभाला, लेकिन जो सबसे कीमती हिस्सा था, यानी दिल्ली और भारत के इलाके, वो मिला गोरी के गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी बंटवारे ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। एक ऐसी ताकत जिसने अगले 300 सालों से भी ज्यादा उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया और भारत के इतिहास की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। कभी सोचिएगा, अगर 1192 में तराइन के मैदान में उस दिन पासा पलट गया होता, तो आज दक्षिण एशिया का इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी पहचान